सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कोरोना के इस कालखंड में मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। आज मैं समझता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की शुभकामनाओं के कारण मैं भी अपने परिवार के साथ ठीक हूँ। आज हम शुरू करते हैं लेखांकन में पहला पाठ जो मैंने कल बताया था, जिसका मैंने 3 पन्ने आप लोगों को फोटो भेजी थी, उनको आप अपने सामने खोल के रखिए। पाठ का नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं का हिसाब किताब, अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं इसका अर्थ समझेंगे। मैंने जो आपको पन्ना भेजा है उसमें सबसे पहले उसका अर्थ लिखा हुआ है। गैर व्यापारिक संस्थाएं माने ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती, अर्थात इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। मतलब इनमें आती हैं धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, अस्पताल, विद्यालय, राजनीतिक पार्टियां, जैसे आप जानते होंगे धार्मिक संस्थाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, विद्यालय, अनाथालय, ये सब जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें खेल क्लब भी आते हैं, जैसे हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी गैर व्यापारिक संस्था है। राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। विभिन्न लोग गरीब मोहल्लों में छोटी छोटी सामाजिक संस्थाएं बना लेते हैं, वो भी एक गैर व्यापारिक संस्था होती है। तो ये सब जो है सामाजिक उद्देश्य से बनाई जाती है। इनका उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है। जितने भी खेल क्लब होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो कुल मिला के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हमने इसका हिसाब किताब को तैयार करना है, इसके खाते क्यों बनाने हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं की आमदनी होती है, इनको लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं वो शुल्क देते हैं, सरकार से इनको ग्रांट मिलती है। तो ये इसको उसी जो इनका जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई, जैसे स्कूल है तो स्कूल से संबंधित मदों में खर्च करेगा, अस्पताल है तो अस्पताल से संबंधित मदों में खर्च करेगा। तो इसको अपना हिसाब किताब बनाना पड़ता है, ताकि अगर हिसाब किताब सही बनाएंगे तो इनको लोग और इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोग इनको जो है अधिक दान और चंदा देते हैं। तो ये जो संस्थाएं होती हैं अपना हिसाब किताब तैयार करने के लिए मुख्यतः 3 खाते बनाती हैं, जैसा मैंने तुमको पन्ने में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखो। पहला जो इसमें खाता बनता है वो है प्राप्ति भुगतान खाता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट। मैं इसको बता रहा हूँ, लिखा है 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला प्राप्ति भुगतान खाता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसिप्ट। दूसरा खाता ऐसा बनता है आय व्यय खाता, इनकम एंड तीसरा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। तो ये 3 खाते इसमें बनते हैं। इसमें जो तीसरी ये है, ये इस बार संभव है जो हमारा कोरोना का काल चल रहा है इसलिए बोर्ड ने इसको बैलेंस शीट को इसमें से हटा दिया है। तो ये तो मुख्य जो प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं आज तुमको सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बताऊंगा। जैसे मैंने कहा तुमको जो पन्ना भेजा था उसमें प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में बताया था। प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में जैसे मैंने इसमें लिखा है, यह खाता रोकड़ खाते की तरह बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में ये मैंने इसके बारे में पूरा लिखा है, इसको मैं समझा रहा हूँ। इसका नमूना यहाँ पर
अब जो ये गैर व्यापारिक संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनकी आय होती है, इनकी आय की कुछ वजह होती है, जैसे इनको चंदा मिलता है, इनको दान मिलता है, इनको सदस्यता शुल्क, इनके जो सदस्य होते हैं, जैसे कोई क्लब है उसमें जो सदस्य होंगे वो शुल्क देंगे, सदस्यता शुल्क। या मान लो इनके पास कोई संपत्ति है, किराया, जैसे हमारा गांधी स्कूल है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तुम देखो गांधी स्कूल के पास सड़क में दुकानें हैं, फील्ड है, तो वहाँ से कुछ आमदनी होती है, तो किराया होता है। मान लो कुछ पैसा बैंक में जमा है, उससे ब्याज मिलता है। इसी तरह से कोई क्लब है या कोई सामाजिक संगठन है, कोई टूर्नामेंट कराता है या कोई शो कराता है, तो उसकी टिकट बेचता है। तो इस तरह से बहुत सारी आय की मदद होती है। अब व्यय की मदद क्या होगी? तो आय की मदद। अब व्यय जो वो काम कर रहे हैं, कि मान लो स्कूल है तो स्कूल में स्टेशनरी का खर्चा है, अध्यापकों का वेतन है, कर्मचारियों का वेतन है, चौक और डेस्क का किराया है, बिजली का बिल है, ये सब, पानी का बिल, ये सब उसकी व्यय में आ जाएगा। अब कोई अस्पताल है तो उसमें डॉक्टरों का वेतन हो गया, नर्सों का वेतन हो गया, दवाइयों का खर्चा हो गया, अस्पताल की बिजली पानी का खर्चा हो गया, अस्पताल की साफ सफाई का खर्चा हो गया, तो उसमें आता है। तो जैसी संस्था होगी वैसे उसके खर्चे होंगे। मैं आपको प्राप्त भुगतान खाते के बारे में बता रहा हूँ। प्राप्त भुगतान खाता रोकड़ वही की तरह बनाया जाता है। इसमें कैश बुक जो हमने 11th में पढ़ी थी, इसी की तरह ही होता है। इसमें दो साइड है, बाई ओर आप डेबिट समझ लो, ये वाली साइड डेबिट साइड जो होती है, इसमें प्राप्तियां आती हैं, रिसीप्ट। और ये पेमेंट अर्थात भुगतान, जो हम खर्च करेंगे वो जाएगा, और जो रिसीप्ट होगी, प्राप्तियां, ये अमाउंट होगी। तो ये अकाउंट है रिसीप्ट और पेमेंट। तो इसका नियम क्या बनाने का? जितना भी सबसे पहले इसको बनाने में, सबसे पहले हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, तो जो हमारे पास शुरू में जो पैसा हमारे पास होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। मान लो 10,000 रुपये संस्था के पास है, 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी, जो पैसा आएगा, वो सब डेबिट में लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, वो सब डेबिट में लिखा जाएगा। और जितने भी भुगतान होते हैं वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने तुमको नमूने में बताया है, तो मैंने सबसे पहले उसमें लिखा है, तो उस पन्ने में अपने आप देख सकते हो, जो मैंने पन्ना कल आपको भेजा था, उसमें सबसे पहले बैलेंस लिखा है, फिर उसका डोनेशन है, फिर सब्सक्रिप्शन है, यानी दान कितना मिला, चंदा कितना मिला, इंट्रेंस फी है, प्रवेश शुल्क, किराया है, ब्याज है। इस तरह से जो भी उसको संस्था को मिल रहा है, चाहे वो, जैसे सबसे पहले सबसे मुख्य मद होती है वो चंदा होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये अंग्रेजी का शब्द सब्सक्रिप्शन, इसमें बहुत आएगा, ये इसको हिंदी में चंदा बोलते हैं। मान लो दान मिला, डोनेशन, दान को डोनेशन। तीसरा प्रवेश शुल्क, इंट्रेंस फी, यानी प्रवेश शुल्क हिंदी में कहते हैं, क्योंकि प्रश्नों को हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ भी मिला, जैसे मान लो किराया, जिसमें मैंने शुरू में बताया था, किराया इसकी इनकम हो सकती है, रेंट, इंटरेस्ट, ब्याज मिल सकता है, कोई चीज बेच दी, कोई संपत्ति बेच दी, सेल ऑफ एसेट्स,
जिस भी कारण से पैसा आ रहा है वो सब डेबिट में आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो और चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। जहाँ मैं जब यहाँ पर मैं वर्ष कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो हम सपोज इसको हम 2019 के लिए बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि 2018 पिछला वर्ष हो गया और 2021 आने वाला वर्ष हो गया, तो इन तीनों वर्ष का भी इसमें हिसाब किताब दिया रहता है। मान लो जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चंदा, अब चंदा हमको 2019 का मिलेगा, लेकिन हो सकता है 2021-20 का भी मिल जाए एडवांस आने वाले साल, या 2018 का भी मिल सकता है, पुराना किसी ने नहीं दिया वो दे दिया, तो वो भी आएगा। यानी जो भी पैसा हमको मिल रहा है चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो इसमें दिखाया है। तो इस तरह से इसमें सारी प्राप्तियां डेबिट में आती हैं। अब पेमेंट डिपेंड करता है, जैसे मैंने तुमको नमूने में दिखाया है, बाय करके लिखेंगे हम। जैसे अपनी कॉपी में ध्यान दो, जो मैंने कॉपी तुमको जो पन्ना भेजा था उसमें जो भी खर्चा होगा, जैसे वेतन है, बिजली का बिल है, किराया है, स्टेशनरी का खर्चा है, जो भी है वो सब लिखेंगे। जैसे सपोज जो मैंने तुमको कॉपी में दिखाया था मैं बता रहा हूँ, जैसे सैलरी, स्कूल है तो स्कूल की सैलरी हो गई, अस्पताल है तो अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन हो गया, डॉक्टर का वेतन हो गया, पुतला है तो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन हो गया, अब सैलरी हो गया, रेंट अगर मान लो किराया उसने दिया है, स्टेशनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल है, बिजली का बिल, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अन्य खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, कोई भी हो अन्य व्यय, उनके नाम पर्सनल वगैरह हिसाब से दिए रहेंगे, वो सब क्रेडिट में आएंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो खर्चे हम दे रहे हैं उन्हीं को लिखेंगे, जो देने बाकी हैं वो इसमें नहीं आएंगे। इसी तरह से कोई संपत्ति खरीदी, परचेज ऑफ एसेट्स, और परचेज ऑफ एसेट्स का यहाँ मतलब है, मान लो उसने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, या स्कूल है तो बुक्स खरीदी, तो ये जो है इसमें क्योंकि खर्चा होगा तो क्रेडिट में दिखाई देंगे। तो डेबिट में सभी प्राप्तियां और क्रेडिट में सभी भुगतान। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि आय ये रिसीव ऑफ पेमेंट अकाउंट में, प्राप्ति भुगतान खाते में कोई भी ऐसी आय इसमें नहीं दिखाई जाती जो मिलनी बाकी हो, वो नहीं दिखाएंगे इसमें, और ऐसी भी कोई भी खर्चा इसमें वो नहीं दिखाया जाएगा जो देना बाकी है। तो इनकम रिलेटेड, इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट। इसके बाद अब इसको हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। इसमें क्या होगा, हमेशा ये वाली साइड बढ़ी आएगी, जब इनकम होगी तभी हम खर्च करेंगे, इसमें से हम इसको इधर घटा देंगे तो ये हमारा बैलेंस बन जाएगा बाय सी। इधर से घटाएंगे ये शेष आ जाएगा, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है,